is that the CPM and the DMK, Yes. they're going out of their way to try and embarrass the hell out of the Congress बिल्कुल. and make sure that the India alliance loses. Yes, yes. And the Congress loses its credibility completely. बिल्कुल बिल्कुल. एक तो ये बात हो गई, चलिए ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन वास्तविकता में जो सांस्कृतिक बात है, अगर आप देखें, अरे सीताराम येचुरी साहब, अगर आपको अयोध्या नहीं जाना तो आप बॉयकॉट की बात क्यों कर रहे हैं राम मंदिर का? बिल्कुल बिल्कुल सर. अरे आप शुक्र मनाइए लोग आपका बॉयकॉट ना करें. Let's go straight across to Mr. Pradeep Gowade of the BJP. प्रदीप गवाड़े साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. प्रदीप गवाड़े साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम. कैसे हैं सर? जय सिया राम. मैं बढ़िया हूँ. तो हमारे सीताराम येचुरी साहब सीपीएम के बोलते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार करना चाहिए. गवाड़े साहब. जी जी. जनता ने उनके ऊपर जो बहिष्कार किया है, ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया आई है. आज सीपीएम हो या फिर सीपीआई हो, ये इलाज के लिए भी कहीं भारत में दिख नहीं रही है. एक दो जगह जेएनयू वगैरह छोड़े तो उनका कुछ अस्तित्व भारत में नहीं रहा है. तो ये वो लोग हैं जो अब राजकीय हाशिए पे है. तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के ऊपर निकाल रहे हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने मतलब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से राम मंदिर का विरोध किया है. कम्युनिस्ट पार्टी वही है जिसने राम मंदिर का विरोध किया है. तो आज जब राम मंदिर बन रहा है तो स्वाभाविक है कि उनको उसकी जलन होगी या फिर उनको उससे बहुत नफरत थी. तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है उनकी कि वो राम मंदिर का बहिष्कार करेंगे. लेकिन लोगों ने उनका बहिष्कार किया है. लोग आज उनके साथ नहीं है. वो बंगाल से बाहर हो गए हैं, त्रिपुरा से बाहर हुए, थोड़ा सा अस्तित्व उनका केरल में बाकी है. और वो जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अभी जो राम मंदिर के बहिष्कार की बात उन्होंने कही है, तो मैं आपको ये आश्वासित करता हूँ कि जल्द ही केरल से भी वो आउट हो जाएंगे. तो वो इस देश के मतलब किसी भी राजनीतिक इसमें नहीं रहेंगे. तो वो अगर बहिष्कार करना चाहते तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन जनता उसका बहिष्कार करेगी. इसकी शुरुआत जनता ने ऑलरेडी की है. बंगाल में उन्होंने 30-35 साल तक राज किया. वहां पे वो सेकंड नंबर पे भी नहीं है. त्रिपुरा में वो पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, 2 टर्म से बाहर हो गए. वहां पे उन्होंने 30-35 साल राज किया था. और केरल में भी अब बारी है. मुझे लगता है ये जो है ये लास्ट नील इन द कॉफिन ऐसा हो गया है. तो अभी उनका ये जो घोषणा है बहिष्कार की, तो केरल की जनता उसका पूरा संज्ञान लेगी. प्रदीप गौड़े साहब, एक चीज आप गलती कर गए. बंगाल में वो दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर भी नहीं है. दूसरे नंबर पर आप हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है. उसके बाद जाके कम्युनिस्ट हैं या नहीं है किसी को मालूम नहीं है. अभी दूर दूर तक नहीं है. अभी ये वही पार्टी है जिसने बंगाल को 35 साल तक रूल किया है. जी दुरुस्त बात. तो हाँ, ये उनकी लीडरशिप को समझना चाहिए कि वो कितने और देर तक हिंदुओं का विरोध करेंगे, हिंदुओं से जुड़े, हिंदुओं की आस्था से जुड़े जो विषय है उसका मजाक करेंगे. तो ये उनको सोचने की जरूरत है. लेकिन कम्युनिस्ट सुधरते नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई ज्ञानी लोग है तो वो वही है. जनता ऐसा मानती नहीं है. जनता ने उनको अपनी जगह दिखा दी है, उनकी जगह दिखा दी है. और 22 जनवरी 12:22 पर प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठान राम मंदिर का करेंगे. विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक सेलेस्टियल इवेंट है. बोले पूरे ब्रह्मांड इसको बहुत बेताबी से देख रहा है कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण, और स्वर्ग, धरती, स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड इसको देख रहे हैं. मगर सबका थोड़ा कांग्रेस को तो तकलीफ है. बोले कि आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को भूल गए. इट इज एन हिस्टोरिकल इवेंट, इट्स अ सेलेस्टियल इवेंट. राम मंदिर फाउंडर्स जो पूरे टोटल इस पूरे यात्रा के फाउंडर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी. तो क्या हम भूल गए उनको? क्या हम भूल गए? भले विश्व हिंदू परिषद कैसे देखते हो? कांग्रेस को बहुत चिंता है. कांग्रेस ने जिसने राम भगवान का अस्तित्व ही नकारा था, मुझे लगता है उनको इस विषय में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. वो अपनी चिंता करे. दूसरी बात इसमें यह है कि कोई भी ये नहीं नकार सकता कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मुरली मनोहर जोशी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. तो सभी लोग, सभी कार्यकर्ता
सभी हिंदू ये जानते हैं इन दो बड़े नेताओं का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पूरे मूवमेंट में रहा है। तो लेकिन उसमें दूसरी बात यह है कि वो नहीं आ रहे, उसका कारण उनकी जो मतलब एज है। आप जानते हो कि आडवाणी साहब 90 क्रॉस कर चुके हैं, 96 है। मुरली मनोहर जोशी जी के भी फिलहाल घुटनों की सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो पूरे तन मन के साथ, उसके पूरे मन के साथ उस कार्यक्रम में है। और उनका कोई मतलब कंट्रीब्यूशन उसमें नकारने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस अपनी देखे कि मतलब उनका ये जो पूरा मूवमेंट चला उसमें उन्होंने कितनी बाधाएं लाई, कितनी बार मतलब आप जानते होंगे कि कांग्रेस के नेता कोर्ट में गए थे कि इसका डिसीजन इलेक्शन से पहले ना, मतलब जो इशू लगभग 500 सालों से हिंदू लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी हिंदू न्यायालय में इसके बारे में लड़ रहे हैं, कांग्रेस उसको और भी आगे धकेलना चाहती थी अपने पॉलिटिक्स के लिए। कांग्रेस ने यहाँ तक राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक काल्पनिक फिगर है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने बारे में देखे, और देश की जनता ये जानती है कि किसका कंट्रीब्यूशन है इस पूरे मूवमेंट में। आडवाणी जी का होगा, बाकी सभी संघ के लोगों का होगा, संघ के बड़े नेताओं का होगा, बीएचपी के नेताओं का होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता होगा, हिंदू समाज का होगा, लेकिन साथ में जनता ये भी जानती है कि इसमें रोड़ा अटकाने का काम किसने किया है। सर 2007 में जिस एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वो एफिडेविट विड्रॉ कर लिया था। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी लेफ्टिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 2007 में उसको विड्रॉ कर लिया गया था। और साथ में मनमोहन सिंह सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि वहां पर ड्रेजिंग नहीं होगी, और अगर होगी भी तो राम सेतु को जरा भी क्षति नहीं पहुंचेगी। ऐसा मनमोहन सिंह सरकार ने 2007 अगस्त के महीने में दोनों एफिडेविट विड्रॉ कर लिए थे, नंबर 1। नंबर 2, 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पे कि बहुत ही जल्द हम राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर कर देंगे। अभी तक वो अनाउंसमेंट नहीं आई है सर। वी आर नाउ इन 2023, 6 साल हो गए हैं। एक नेशनल ट्रेजर या नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट राम सेतु को डिक्लेयर करने में मोदी सरकार की क्या डिफिकल्टी है? गावड़े साहब बताएं। आपने भी दो बातें कही। मतलब मैं भी एक वकील हूँ, कोर्ट में कामकाज कैसा चलता है थोड़ी बहुत जानकारी है, और मुझे ये नहीं लगता कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज गवर्नमेंट एजेंसी, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है। तो ये बहुत ही मतलब शैली आर्ग्यूमेंट है अगर कांग्रेस की ओर से। But it's been withdrawn, sir. But it was withdrawn in 2007. It was later withdrawn, लेकिन ये पहले उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक आपने मतलब राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा देने की बात कही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कही है, देखिए हर इशू को मतलब हिंदू अस्मिता से जुड़े, भारतीय अस्मिता से जो जुड़े हर इशू को है वो स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी रिजॉल्व कर रही है। अयोध्या का मसला भी सॉल्व हुआ है, काशी में भी बड़ा पुनर्निर्माण हुआ है, मथुरा की बात चल रही है, वो भी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बात आगे गई है। और भी सारी जो सभी हिंदू अस्मिताओं की धरोहर थी उसका जो पुनरुत्थान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मतलब उज्जैन में हुआ होगा, सोमनाथ का डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पंढरपुर का काम चल रहा है। तो ये सब चीजें चल रही है। मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है, मैं कुछ खबर दूं, जनता पार्टी की सरकार है, ये हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है। मैं कुछ खबर दूं आपको सर? जी सर। आप प्रवक्ता हैं, मैंने सोचा आपको मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अभी जो खबर आई है, 2 दिन पहले खबर आई है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद 22 जनवरी 12:22 के बाद सिर्फ 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाएगा। यह निर्णय हो गया है साहब,
ये मैं अभी आपको बता सकता हूं. एंड दिस बाय द वे इज अ स्कूप फ्रॉम अस. दिस इज ब्रेकिंग न्यूज ऑन नेशन नाउ. Within 1.5 months or 2 months, the Ram Setu will be declared a national heritage monument by the Modi government. Gavade sir. So congratulations. बहुत बहुत अभिनंदन आपका. Congratulations to everybody. जय सिया राम. जय श्री राम. जय बजरंग बली. आपको मालूम नहीं है कि कितनी खुशी हो रही है मुझे ये यहां पर बोलते हुए. This is fantastic news. प्रदीप गावड़े साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जरूर. मैंने भी कहा था कि ये राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है. तो इस सरकार में ऐसा नहीं होगा कि राम के आदर्शों को दूर किया जाएगा या फिर राम भगवान से जुड़ी जो कुछ हिंदू अस्मिता के चिन्ह है उसके बारे में सही निर्णय नहीं होगा. उसी तरह से ये निर्णय हुआ है. और मतलब यही नहीं, मैं अभी आपको मतलब एक पूरी श्रृंखला बता रहा था कि किस तरीके से अलग अलग इश्यूज में, मतलब जो हिंदू अस्मिता से जुड़े हुए इश्यूज है उसके ऊपर निर्णय हुए हैं. ये इश्यूज बहुत सालों से लंबित थे, सैकड़ों सालों से जो इश्यूज लंबित, 550 साल. अयोध्या का तो 500-550 साल का इश्यू है, वो अब अपनी जगह पे आ रहे. तो हर किसी को खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, देश के हर हिंदू को इस बात से बहुत खुशी. गावड़े साहब, Article 370-35 abrogation was a jewel in the crown of Prime Minister नरेंद्र मोदी और पूरे देश को उसको गर्व था कि आपने इंटीग्रेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर. नाउ फारूक अब्दुल्ला और अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्लियर कहा कि वे कश्मीर इज कंसर्न्ड वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान. ना हम लोग हुर्रियत से बात करेंगे, ना जमात इस्लामी से बात करेंगे, हम सिर्फ कश्मीर के लोगों से बात करेंगे. ये अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ऐलान किया था. मगर फारूक अब्दुल्ला जी ने आज कहा कि इफ यू वांट पीस इन कश्मीर यू हैव टू टॉक टू पाकिस्तान. यू नीड टू टॉक टू पाकिस्तान. दैट इज व्हाट फारूक अब्दुल्ला कहा. फारूक अब्दुल्ला कहा कि पहले इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तैयार था बात करने के लिए, हमने बात नहीं की है. अब नवाज शरीफ बात प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं. हम फारूक अब्दुल्ला वांट्स इंडिया टू टॉक टू पाकिस्तान. हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज दिस इज टोटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी. गावड़े साहब, मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला साहब ये शायद बात भूल गए हैं कि अब देश में कांग्रेस की, उनके अलायंस की सरकार नहीं है. अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 8-9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. ये शायद फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए होंगे, इसके लिए मैं उनको याद दिलाता हूँ. हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि कश्मीर इज एन इंटरनल इशू. कश्मीर का जो मसला है वो हमारा इंटरनल इशू है और हम इस विषय में किसी थर्ड पार्टी के साथ निगोशिएट चर्चा नहीं करेंगे. तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर चर्चा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. दूसरी बात, अमित शाह साहब ने ये भी बात बहुत क्लियरली कही है कि पाकिस्तान के साथ अगर ये चर्चा होगी तो वो पीओके के बारे में होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में होगी. वो कब वो भारत को हैंड ओवर करेगा उसके बारे में बात होगी. कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी. दूसरी ये बात कि हम वहां के लोगों की खुशहाली की पूरी बात करेंगे, वहां पे डेवलपमेंट हो वो देखेंगे. अभी आप देख सकते होंगे कि वहां पे टूरिज्म बहुत बड़ा है, शांति की बहाली हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, तो वहां पे ग्रोथ हो रही है. हम कश्मीर में सेपरेटिस्ट के साथ अब बात नहीं करेंगे, हम सेपरेटिस्ट के साथ भी कोई बात नहीं करने वाले. तो कश्मीर के लोगों के साथ बात होगी, कश्मीर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन सेपरेटिस्ट के साथ, पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी. ये हमारी क्लियर एंड कट पॉलिसी है. शायद प्रदीप गावड़े साहब, छोटी सी बात, प्रदीप जी ने बड़ी तमीज से और तहजीब से आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा. फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो पंचलाइन थी वो प्रदीप जी बताना भूल गए थोड़ा. उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो हमारा हाल भी गाजा वाला हो जाएगा और फिलिस्तीन वाला हो जाएगा. अब आपको लगता नहीं है? और उसके पहले उन्होंने क्या कहा कि जितने इतने बड़े बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं ना, सिर्फ एक टूरिस्ट को गोली लगने की देर है कि सब भाग जाएंगे. ये क्या लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि जाकर के टूरिस्ट को मारो? आपको लगता नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला को जेल में होना चाहिए? नहीं, जरूर. अभी आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है. कश्मीर में जो पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म बढ़ा है जी, हिंसा की घटनाओं में बहुत सारी कमी आई है जी, इकोनॉमी वहां की अच्छा कर रही है, पूरी तरह से पीस वहां पे है. मुझे लगता है ये फारूक अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी परेशानी. इसकी वजह से उनकी जो राजनीति है, जो इसी सभी चीजों के ऊपर आधारित थी, वो अब धीरे धीरे से बंद हो गई है. और ये अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी की जो राजनीति की दुकान थी, 3 पीढ़ियों से चलती आ रही थी. शेख अब्दुल्ला, फिर ये फारूक अब्दुल्ला, फिर उनका बेटा उमर अब्दुल्ला.
ये 3 पीढ़ियों की जो उनकी कश्मीरी लोगों के इसके ऊपर अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे, वो दुकान अब बंद हो गई। तो इसकी वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि वो पुराना दौर फिर से आए, कि यहाँ पे अशांति हो, यहाँ पे हिंसक वारदात हो और उसके ऊपर फिर हम राजनीति करें। तो ये होगा नहीं। कश्मीर में 2 चीजें बहुत अच्छे से होगी। एक होगी कश्मीर का विकास, कश्मीर में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, उसके साथ कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरी चीज कश्मीर में ये भी होगी कि कश्मीर में वायलेंस नहीं होगा। कश्मीर में जो भी अगर कुछ छोटी बड़ी वायलेंस की घटनाएं हो गई, कुछ अटैक्स हो गए, तो उसको भी उसी प्रकार से निपटाया जाएगा। तो ये 2 चीजें कश्मीर में चलेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, मुझे लगता है वो कश्मीर में रह ही नहीं रहे आजकल, ऐसा शायद उनका मुझे ये स्टेटमेंट देख के लग रहा है। आप गाजा के बारे में बात कर रहे हो, अब कश्मीर को गाजा के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये शायद उनके दौर में जब वो कश्मीर को चलाते थे और दिल्ली में गांधी फैमिली और कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली कश्मीर को चला रहे थे, उस वक्त शायद गाजा जैसी परिस्थिति वहां पे रहती होगी। लेकिन अभी बहुत अच्छी परिस्थिति कश्मीर में है और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये निवेदन करूंगा कि वो ऐसी भाषा की बात ना करें। वो बड़े नेता है, लेकिन साथ ही साथ अगर उन्होंने कुछ उनके इस बयान का पूरा संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं इस साल। 1947 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में 2023 में, यानी 76 साल में, 76 इयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव कम टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रदीप गावड़े साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब को मिर्ची लग रही है इसको लेकर के, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, व्हाट इज गोइंग ऑन प्रदीप जी। आगे जाके जिस प्रकार से शरद पवार साहब ने पार्लियामेंट में जो हुआ सिक्योरिटी ब्रीच में, उन्होंने कहा कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब को लेटर लिखा है कि इस पे टोटल इंक्वायरी कर लो और कैसे ब्रीच हुआ, और ये सस्पेंशन ऑफ एमएलए जो था वो अनडेमोक्रेटिक है, अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी टोटली शरद पवार जी। और आगे राहुल गांधी जी ने इसको एक्सटेंड करते हुए कहा कि 4-5 विषय जो हमेशा कहते, हार्वर्ड के स्टूडेंट से बात करते करते उन्होंने कहा कि लीडरशिप है कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक तरफा कम्युनिकेशन में पूरे लोकतंत्र को खतरा है कि खत्म हो जाएगा। शायद वो नरेंद्र मोदी जी पे कस रहे थे, आलोचना कर रहे थे कि 1 वे कम्युनिकेशन, उनका कहना था कन्वर्सेशन हैज टू बी देयर, देयर हैज टू बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल एंड द लीडर, और लीडर का काम है कि लोगों का सुने। तो क्या आपको नहीं लगता कि, आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का एक कसना और शरद पवार जी का आलोचना करना डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, राहुल गांधी का कहना है कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन बिटवीन लीडर एंड पब्लिक, आप दोनों का कमेंट को कैसे देखते हो गावड़े साहब? कन्वर्सेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन घमंडिया अलायंस के जो नेता है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये उनकी प्रॉब्लम है। अभी आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है वो मतलब निसंदेह बहुत ही सीरियस इशू है और उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया गया है। आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है उसके जो प्रमुख होते हैं वो स्पीकर होते हैं, वो स्पीकर की निगरानी में आता है। तो स्पीकर साहब ने उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बारे में एक जो सभी एजेंसी से उसके काबिल ऑफिसर की एक कमेटी बनाई गई है ताकि वो मतलब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को रिव्यू कर सके, और जो इशू हुआ उसकी भी पूरी इंक्वायरी चल रही है, सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऐसे में पार्लियामेंट की जो सुरक्षा का इशू था उसको पॉलिटिकल इशू बनाना ये बहुत नासमझी वाली पॉलिटिक्स है, और इससे ये दिखता है कि घमंडिया अलायंस के जो नेता है वो कितने निराश हो गए हैं, उनका स्तर कहां तक गया है। वो कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की, नेशनल सीरियसनेस की अगर कोई बात होगी तो उसके ऊपर भी वो ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। दूसरी चीज मतलब बात होनी चाहिए, बात कहां पे होगी, बात पार्लियामेंट में चल रही थी, बात आप पार्लियामेंट में कर सकते थे। पार्लियामेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल आए थे। आप जानते होंगे कि जो हमारा मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 3 इंपॉर्टेंट बिल है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये अंग्रेजों के जमाने के बिल थे। वो अभी मुझे लगता है कल आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने उसके ऊपर अपना आसन भी दिया है, वो बदले। ये हिस्टोरिकल चीज है। लगभग मतलब जो अंग्रेजों ने 1857 की लड़ाई के बाद जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इंप्लीमेंट किया था उसको लगभग 150 पौने 200 साल के बाद आज बदला जा रहा था।
तो ये क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो वहां पे बैठे कुछ बात करे, कुछ अपने सुझाव दे, कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करे? वो बिल वहां पे चल रहा था, टेलीकॉम बिल वहां पे पार्लियामेंट में चल रहा था। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा था। वो तो जहां पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वहां पे ये डिस्कशन में भाग नहीं लेते, उल्टा वो वहां पे ये डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंस बिल के ऊपर डिस्कशन कैसे ना हो इसकी वजह से पार्लियामेंट स्टॉल करते हैं और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की पूरी मर्यादा को पार करते हैं। तो ये लोग बाहर जाकर डिस्कशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, मतलब पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ, उन जो 4-5 बच्चे थे, 4-5 जो वो लोग थे, राहुल गांधी उन्हीं की बात को इको कर रहे हैं। मतलब वो लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी एक इशू है, उसकी वजह से हम लोगों ने ये कदम उठाया है। राहुल गांधी भी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि बाद में कि बेरोजगारी की वजह से इन लोगों ने ये किया है। आप जानते होंगे जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था 2014 में, जब उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8% था। आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 3% है। 5% की कटौती अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में आई है। मतलब अगर आप डाटा को देखोगे प्योरली तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो ये बात है। लेकिन राहुल गांधी बार बार वो नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो ऐसे कुछ लोगों को उकसा रहे हैं और बाद में राहुल गांधी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को क्या मतलब ये है, मॉरल ग्राउंड है कि वो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के ब्रीच के बारे में बात करें? तो गावड़े साहब आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां है, 4 जातियां है, एक गरीब जाति, एक युवा जाति, एक माता बहन और किसान भाई बहन। मोदी साहब ने क्लियर कहा कि ये हमारे लिए कास्ट है और मेरा फोकस है इनके लिए मैं कुछ करूं, ये 4 कास्ट के लिए मैं कुछ करूं। मगर कांग्रेस का कहना वही है कि कास्ट सेंसस से मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी डर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट वांट टू डू कास्ट सेंसस। नाउ व्हाट इज दिस? द कांग्रेस का, मोदी साहब का कहना है कि फोकस है, क्लियर कट है कि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूं, आई विल वर्क फॉर दिस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी साहब इज स्कैर्ड ऑफ कास्ट सेंसस। गावड़े साहब, इज द बीजेपी स्कैर्ड ऑफ कास्ट सेंसस? इस बात में अमित शाह जी ने अपनी भूमिका, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो कही है। हम प्रिंसिपली कास्ट सेंसस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना हो। अगर इससे दबे कुचले वर्गों को, अगर ओबीसी को कुछ बेनिफिट हो रहा होगा तो जरूर गवर्नमेंट उसका विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, मतलब राहुल गांधी जो है, वो आजकल कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लगभग 10 साल तक जो मंडल कमीशन था उसको मतलब ये डस्टबिन में रखा था। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो 1980 में आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन 91 में हुआ। ये जो बीच के 10 साल थे वो 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस का ओबीसी के बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पुअर है। उन्होंने कभी ओबीसी के बारे में बात नहीं की है, उन्होंने कभी एससी एसटी के बारे में बात नहीं की है। लेकिन अब जब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हुआ है, तो उनको ओबीसी, एससी एसटी, कास्ट सेंसस ये सब चीजें याद आ रही है। लेकिन भारत की जो जनता है वो बहुत प्रबुद्ध है, वो राहुल गांधी के इन सब पेतरों को जानती है, उसको वो पहचान चुकी है। और 3 राज्यों, अभी जो मतलब 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ उसमें राहुल गांधी ने यही मुद्दा किया था। हर जगह वो इसी विषय पे बात कर रहे थे। लेकिन 3 राज्यों में हमारी जो जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, उससे ये पता चलता है कि लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो लोग ये जो राहुल गांधी जी की कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट डिवाइड जो बढ़ाना चाहते थे, उसकी राजनीति को नकार चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि उनके लिए ये 4 ही जातियां है, वो है गरीब, महिला, युवा, उसके साथ लोग खड़े हुए हैं। और लोगों ने ये भी देखा है कि इन सभी के लिए सेंटर की गवर्नमेंट ने क्या है, क्या क्या किया है, जहाँ पे हमारे स्टेट के गवर्नमेंट रही है उन्होंने क्या क्या किया है। तो राहुल गांधी की ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है उसको भारत की जनता ने नकार दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप गावड़े साहब एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब हाल ही में मौर्य साहब जो हैं एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म ढकोसला है, हिंदुत्व ढकोसला है, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके पहले आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन साहब, वो एक कोई बहुत बड़ी मुस्लिम सभा में थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप इतने आराम से यहाँ पे अभी कुर्सियों पर बैठे हैं,
जो हिंदुओं की जो शादी होती है उसमें देखिए कैसे सबको ज़मीन पर बिठाया जाता है और उसके बाद पता नहीं क्या सामग्री में क्या जलाई जाती है, सारा धुआं धुआं हो जाता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पंडित पता नहीं कौन कौन से मंत्र बोलता है जिसको खुद को समझ में नहीं आते हैं। मतलब उन्होंने मजाक उड़ाया हिंदू मैरिज सेरेमनी का। MK स्टालिन साहब, मैं दयानिधि स्टालिन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले दयानिधि स्टालिन साहब ने कहा कि हिंदुत्व जो है वो बिल्कुल कोविड के समान है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है सर? और आज ये सब लोग इंडिया अलायंस में हैं। प्रदीप गावड़े साहब, मुझे लगता है ये जो सभी उनके स्टेटमेंट्स है, ये उनकी जो धारणा है हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जो कोई बातें कि उन्होंने कही है, भारत की जनता देख रही है, तमिलनाडु की भी जनता देख रही है, उत्तर भारत की भी जनता देख रही है, सभी जनता देख रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट भी किए गए थे। मुझे याद है कि 2-3 दिन पहले तमिलनाडु के किसी मिनिस्टर ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग आते हैं यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं जी। तो ये जो मतलब हिंदुओं के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, और मौर्य साहब की बात वो तो उत्तर प्रदेश के है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा कहा है। ये सब भारत की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता देख रही है, और 2024 का इलेक्शन पास में है। तो मुझे लगता है ये सभी मतलब एसपी का आज उत्तर प्रदेश में क्या अस्तित्व बाकी है, कांग्रेस का देश भर में अस्तित्व बाकी नहीं है। तो ये सभी लोग 2024 के इलेक्शन के बाद जनता इनको पूरा सबक सिखाएगी। और डीएमके के लोगों को लगता होगा कि तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु के लोग भी इनसे परेशान हो चुके हैं। तमिलनाडु के लोग जान चुके हैं कि ये यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करना नहीं चाहते, यहाँ पे करप्शन करना चाहते हैं, कोई गवर्नेंस के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते। और जब जब ये पार्टियां यहाँ पे अपने अपने मतलब तमिलनाडु में क्राइसिस में होती है, तब ये फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ बात करेंगे, हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे। तमिलनाडु की जनता भी इससे परेशान हो चुकी है, और मुझे लगता है भारत की जनता 24 में उनको उनकी जगह दिखाएगी। लेकिन इसके साथ ही घमंडी अलायंस का जो चरित्र है, घमंडी अलायंस का जो इनहेरेंट डीएनए है, वो पता चलता है कि वो हिंदू विरोध जी, दुरुस्त बात है जी। मतलब आप डीएमके के लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद जो डीएमके के लोगों ने बात की है वही बात कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी वही बात करते हैं, प्रियंक खड़गे साहब वही बात करते हैं, एसपी के मौर्य साहब वही बात कर रहे हैं, एसपी के और लीडर्स वही बात कर रहे हैं। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो घमंडी अलायंस के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनका जो हिंदू विरोध है वो अपने चरम पे है, वो लोग देख रहे हैं। तो भारत की जनता इसका पूरा संज्ञान लेगी कि ये जो घमंडी अलायंस है ये इट स्टैंड्स फॉर एंटी हिंदू, ये हिंदुओं के खिलाफ है, वो हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए हिंदू धर्म धोखा है, उनके लिए हिंदू धर्म कोविड है, डेंगू मलेरिया है, क्या क्या बातें कही जा रही है। साहब, हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक से एक कैंपेन लेके लोगों तक पहुंच रहे, गली गली गांव गांव तक पहुंच रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपके गाड़ी पूरे सब जगह हर गांव में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल बना रहा है। मोदी साहब को बोला और मैं ट्रस्ट करूंगा। आपने वुमेन सेफ्टी, मोदी साहब ने कहा वुमेन सेफ्टी को हम रीडिफाइन कर रहे हैं और करीबन 1400 करोड़ वुमेन सेफ्टी के लिए खर्चा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अलग कैंपेन चल रहा है। अयोध्या में एक विशाल रैली, एयरपोर्ट का उद्घाटन रिकॉर्ड टाइम। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी। इसके मुकाबले में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 करने वाले हैं। हर गली, हर गांव, हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान। तो आप दोनों को कैसे एक कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करोगे? नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है उसने जो काम किया है वो लोगों के सामने है। वो काम 2-3 तरीके का प्रमुख रूप से है। एक तो है कि वेलफेयर स्कीम्स, हमने जो सभी वेलफेयर स्कीम लाई थी उसका पूरा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। दूसरा एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, भारत में जो पिछले 8-9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, रोड्स हो गए, उसके बाद पोर्ट्स हो गए, उसके बाद एयरपोर्ट, उसका डेवलपमेंट लोगों ने देखा है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले इस देश में कितने बम ब्लास्ट हुआ करते थे, क्या क्या चीजें हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट में अशांतता थी, कश्मीर में अशांतता थी। लेकिन अभी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में देश में बहुत काम हो चुका है। एक्सटर्नल पॉलिसी,
वो अपने चरम पे है। एक्सटर्नल पॉलिसी पे बहुत काम हुआ है। भारत की जो साख है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और ये सभी मानते हैं, और आज भारत एक ग्लोबल लीडर बन गया है। तो हर सेक्टर में 2014 के बाद जो काम हुआ है लोगों के सामने है। और दूसरी बात जो कांग्रेस कर रही है, मतलब आपने अभी बात की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, हम अभी पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे हिंदुओं को गाली देना ये कौन सा भारत जोड़ो का पार्ट है, उत्तर भारतीयों को गाली देना ये कौन सा भारत जोड़ो का पार्ट है। तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत की दुकान है। ये भारत की जनता जानती है, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। भारत की जनता ने देखा है कि ये मोहब्बत की नहीं करप्शन की दुकान है। जो झारखंड के उनके नेता थे, उनके यहाँ पे 350 करोड़ कैश मिला है, तो ये मोहब्बत की तो दुकान नहीं है, ये शायद ये करप्शन की दुकान है। कल ही हमारे महाराष्ट्र में ये जो उनके एक नेता थे सुनील केदार, उनको करप्शन के केस में 5 साल की सजा हुई है, जो मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के। तो लोग जानते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो करप्शन की दुकान है। और पिछले 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम हुआ है। उससे समाज के हर तबके को फायदा मिला है, उससे डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिला है। तो ये कंपैरिजन है कि एक और हमारा काम है और दूसरी तरफ उनके पास आज केंद्र की सरकार को आलोचना कर सके ऐसा कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है। ना ही केंद्र की सरकार के खिलाफ कोई करप्शन का वो चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि एक नैरेटिव बिल्ड कर सके कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मैंने आपको अभी फिगर्स बताया कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट छोड़ के गई थी 2014 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 8% था। आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 3% है। सर सीएमआई के फिगर्स जरा अलग है इस पे, लेकिन कभी और बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो फिगर्स हैं वो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। उद्धव ठाकरे जी, बिकॉज लेबर मिनिस्ट्री इज नॉट रिलीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स। जी, उद्धव ठाकरे जी के बारे में। उद्धव ठाकरे जी ने कल ही बोले कि एक तो एकनाथ शिंदे जी बोले कि ये मेरे बाप को भी चोरी किया, हमारे पार्टी को भी चोरी कर दिया, ये ज्यादा टिकने वाले नहीं है। और आज महाराष्ट्र के सब उद्योग गुजरात में जा रहे हैं, बिकॉज जो उनके मेन व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से ज्यादा प्यार करते हैं। और आगे जाके कहा कि मोदी जी 2024 में हराना बहुत जरूरी है। 2024 में अगर मोदी साहब नहीं हारते तो एक डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन एंड ऑटोक्रेटिक पूरे देश को रूल करेगा, डेमोक्रेसी का अंत होगा। गावड़े साहब, हाउ डू यू सी उद्धव ठाकरे स्टेटमेंट? उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के एक मतलब अगर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लीडर कोई होंगे तो उद्धव ठाकरे है। वो सीएम थे, सीएम की कुर्सी चली गई, वो पार्टी के प्रमुख थे, पार्टी हाथ से चली गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे हैं। और ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। जहां तक गुजरात में बिजनेस जाने का सवाल है, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी का इतना आकलन नहीं है, या फिर आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी इतनी समझ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले क्वार्टर में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो फैक्ट से उनका कुछ नाता नहीं है उद्धव ठाकरे साहब का, वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनका जो रूल है देखा है। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो महाराष्ट्र के लिए वर्स्ट टाइम था। महाराष्ट्र एफडीआई में 4-5वें नंबर पे गया था। कोविड में जो यहाँ पे मतलब कंपेरेटिवली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी सबसे ज्यादा डेथ्स महाराष्ट्र में हुई थी। तो उद्धव ठाकरे साहब का जो 2-2.5 साल का गवर्नमेंट था वो महाराष्ट्र का सबसे खराब, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सबसे खराब गवर्नमेंट था। वो शेयर फ्रस्ट्रेशन उद्धव जी आज निकाल रहे हैं। और उनके पास ना भी लोग है, मतलब 288 उनके अभी जो ये घमंडी अलायंस है महाराष्ट्र में, उनके आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, पहले वो उनको सुलझा लेनी चाहिए, बाद में वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, इसको हराएंगे उसको हराएंगे की बात करेंगे। आज वो मतलब आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में उनके अंदर ही इतनी लड़ाई चल रही है सीट्स के बारे में कि हम इतना लड़ेंगे, वो इतना लड़ेगा, और कोई तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मतलब उद्धव ठाकरे की जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उसके बारे में नाना पटोले ने क्या कहा था। तो ये सब लोग जो है मतलब हराना तो छोड़िए, आप पहले लड़िए तो सही, लड़ने के लिए आपके पास लोग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब महाराष्ट्र की जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता तो उद्धव जी को कुछ सीरियसली लेती नहीं है। आशा है कि आप भी ना लें उनको सीरियसली। राइट, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर। चलते चलते जरा ये बता दें संक्षेप में, आपको क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में भारत का भविष्य कैसे बदलेगा, वो जरा बताएं। भारत का भविष्य उज्जवल है। ये भगवान राम की भूमि है और भगवान राम लला वहां पे विराजमान हो रहे हैं। और
ये लगभग 500 550 साल का जो एक इशू था वो सॉल्व हुआ है। और इसी के साथ मतलब जो आक्रामकताओं ने भारत में आक्रमण किया था उसकी एक एक निशानी खत्म की जाएगी। हमको लड़ना पड़ेगा। मतलब राम मंदिर हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। जो चीजें हमारी थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको हम वापस ले गए। भले ही उसके लिए हमको 5 साल संघर्ष करने की जरूरत पड़ी, 500 साल संघर्ष करने की जरूरत पड़ी, तो भी हम करेंगे। ये हिंदुओं का, ये भारतीय सोसाइटी का कमिटमेंट है। उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप एक ऑन द कॉन्ट्री अगर आप एक देखेंगे तो मतलब टर्की में, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। टर्की में एक हागिया सोफिया नाम की मॉस्क थी, उसको चर्च बनाया था, वो फिर मॉस्क बन गई। ऑन द कॉन्ट्री इधर हमने हमारा जो अयोध्या का उन्होंने डिसिक्रेशन किया था, वहां पे फिर से आज मंदिर बन रहा है। तो भारत में ये जो सभी मतलब भारत की धरोहरों के साथ मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भी यहाँ पे कुछ किया था उसका पूरा हिसाब होगा। ये सांस्कृतिक इशू अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भारत की जो प्रगति चल रही है वो भी राम राज्य का प्रतीक है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आज इंटरनेशनल पॉलिसी भारत की देखिए आप, जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज भारत को एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड पावर पूरा देश देख रहा है। अलग अलग देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है वो भारत की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। वो अफ्रीकन यूनियन होगा, अलग अलग कंट्रीज होगी। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी या फिर जो अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो भारत को अपना नेता मानती है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम हुआ है, और मुझे लगता है रामलला विराजमान होने के बाद और सब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी काम होगा। मैंने आपको गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स जो है नरेंद्र मोदी जी की, वो आखिरी तबके के इंसान तक पहुंच रही है, इसमें काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हिस्टोरिक काम हो रहा है। हम रिकॉर्ड स्पीड से रोड बना रहे हैं। भारत में बहुत सारे नए रेलवे स्टेशन बने, रिन्यूएशन हुआ है। बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो फंक्शनल बने, बहुत सारे नए एयरपोर्ट बने। तो हर क्षेत्र में मतलब सांस्कृतिक विरासत तो अपनी जगह है, लेकिन उसी के साथ जो डेवलपमेंट के पूरे प्रोजेक्ट्स है, गरीब कल्याण के पूरे प्रोजेक्ट्स है, वो अपने तेजी से काम चल रहे हैं। मुझे लगता है ये राम राज्य की विरासत है, और मुझे लगता है ये उसकी सुबह गार्ड है। मतलब अभी तो राम लला विराजमान हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सभी चीजें और एक्सेलरेट होगी उसके बाद। जब वो भगवान राम विराजमान होंगे, उसके बाद जो ये भारत की विकसित भारत की यात्रा चल रही है उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। भारत और विकसित होगा, और संपन्न होगा, और खुशहाली होगी, गरीबों का आल कल्याण होगा। That's right. And as far as Santa Sofia is concerned, with what was mentioned by Mr. Gavde Saab, the Santa Sofia, by the way, was completed way back in 360 AD, and after that it was consecrated a Catholic church in 1250. और उसके बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कियों का कब्जा हो गया, जिसका नाम अब इस्तांबुल रखा गया, 1935 में मुस्तफा कमाल यानी कमाल अतातुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया। उसने कहा कि उसको फिर अब मस्जिद बना दी, उसको म्यूजियम बना दिया गया 1935 में। यह कहा गया कि ये इस्लाम में वाजिब नहीं है कि किसी और की धार्मिक स्थल को आप मस्जिद बनाएं। अब 2020 में प्रेसिडेंट अर्दोगान ने उसको दोबारा सांता सोफिया ग्रैंड मॉस्क बना दिया है। वेल, आई होप एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार राम मंदिर बना है उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में जहाँ पर पहला ज्योतिर्लिंग था वहाँ पर एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर बने, और कृष्ण जन्म स्थान में श्री कृष्ण का मंदिर बने जैसा कि बनना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। गावड़े साहब, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, नमस्कार। Right, and that's just about it as far as tonight's show is concerned. Of course, we got a few responses. I think we've got quite a few responses. Please do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें और चैनल को देखते रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, यानी वो जो बेल आइकन है ना, घंटी जहाँ पर है, उसके ऊपर ज़रा क्लिक कीजिए। So you will come to know exactly what we are talking about. We've got quite a few responses today. I think we can take a few. जी, ज़रा दिखाएं आज के जो कुछ comments आए। Can we see them please? भरत सिंह जी के ऊपर, भरत सिंह जी कांग्रेस के
This is Madhav Suryaj 7199. ओ बुद्धि स्वामी, ओ टीएमसी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को मॉक कर रहा बुद्धू। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करते आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक का मनोरंजन हो जाता है। कांग्रेस वाले सबसे खूब आदमी अटल बिहारी को ही बहुत कुछ कहा है और पीएम मोदी को 80+ गालियां दिया है। रिटर्न कमेंट्स भी आएगा ना, there's something like that. I mean, this whatever is it the is. Munna Bhai language. That's right. Yes. And Can we people move understand on? this language better. Can we move on, please? Again, Mr. Bharat, the same gentleman, don't divert. Why was he capturing the mocking of a constitutional post like vice president? Mr. Madhav Suryaj. Suryaj 7199. Can we move on, please? This was Mr. Abdul Wahab. I am a big supporter of Modi, but I strongly object to his being compared or called a god. He is a strong leader and is very much vulnerable. He is a patriot and very committed to his job. He is more serious about his job than any politician and leader in independent India, but he is vulnerable as a normal human being. He is one of the best leaders in the world, and certainly his impact will be felt all over the world in contemporary geopolitics. But don't call him a god. He makes mistakes, can get arrogant at times, and doesn't like challenges or even those who can shine. I don't like the fact that his ministers have to always mention his name for everything that they have done. This is SBS 5408. Right. A very neutral person. He likes Modi. Yes. Can we move on, please? This was our donkey review. M.A. Kaleem Saab, love you sir, I respect you sir. Well, thank you very much. So nice of you. आगे बढ़ें. Donkey review, 4 out of 5 stars. Donkey is a class movie, sir. I think so too. It is the same Mr. Kaleem again, who's written twice. So nice of you, Mr. Kaleem. He's a very Shah Rukh fan. Please do keep writing in. And by the way, the movie is doing well now, I believe. Anita Kunnath, she has sent these lovely supportive icons for Dr. Seema Malik of the NCP. That is the Sharad Pawar NCP. Actually, there is only one NCP. Rahul Gandhi Jodo Yatra again, Mr. Nazir Hussain. Let's see what has come for him. It is not going to be Jodo but Todo Yatra. Narsimha Manu Mula 6235. It is not going to be Jodo but Todo Yatra or Todo Yatra. I think that's what he means. Dr. Seema Malik, well said. Harsh 1028, really wonderful. And I think Seema Malik ji has replied. She says, thank you, so nice of you. Rakesh Sehgal 8071, what is this real Bharat nonsense? Where do you think I've been living for the last 7 decades? Timbuktu. Too much rubbish has become part of our discourse, as if by calling India Bharat, some miraculous disappearance of history will occur. The pseudo-Hindus cannot come to terms with history as it has rolled out, but wish to write and imagine history typical of what Mussolini was trying to achieve in the 1920s and 30s. He's talking about Benito Mussolini of Italy and the fascist party. Right. Mr. Rakesh Sehgal. That's right, Mr. Rakesh Sehgal 7071 or something like that. Uddhav warning stupid, irresponsible comments. Thiru Seturaman 6495. Again, Dr. Seema Malik. Well said, Dr. Seema ma'am. Lalita Saini 8712. Dr. Seema Malik gets a lot of response, always. And Mr. Bharat Singh again. This idiot saying BJP is scared of corrupt thieves and nationals. I think he means anti-nationals. It says anti-nationals. What a sad shame of this idiot sounding off against his own motherland. What crumbs he receiving God from these evil alliance opposition. Nasty shame of a man. No self-respect. Shanti Maharaj 2783. Very strong statements. I wonder who that is against. Is that against me or is that against Bharat Singh? I'm not sure. Anyway. Again, a lot of support for Kalvi Karaili Network. Karaili Network. Karaili Network. Kalvi Karaili Network. Yes. Right. Karaili used to be a channel, I remember. Yes. Karaili, yes. For Dr. Seema Malik. Again, Dr. Seema Malik. Isn't that wonderful? Again, the same network. The Karaili Network. Kalvi Karaili Network 9314. And this, of course, is Jai Bhim Panther.
केदार साहब, शरद बावस्कर 2714, right? That's just about it as far as the responses are concerned, as far as the comments are concerned. आप अपने comments भेजते रहें यहीं पर in the comment section on Nation Now. जहाँ तक Nation Now का सवाल है, we always try to keep a neutral stance in everything. We try to show you things as they are, not as they ought to be, or we think as they ought to be. When we do try and do that, we always tell you that listen, this is my suggestion. But the fact is, we give everybody a chance. हर एक को यहाँ पर मौका मिलता है, किसी को इंटरप्ट नहीं किया जाता, किसी को अपनी बात अगर यहाँ पर रखनी है या कहनी है, उसको हम पूरी आज़ादी देते हैं यहाँ पर नेशन नाउ पर। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नेशन नाउ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय श्री